साथ ही मैं जन्मेजय पांडे शुरुआत करता हूं आपके इंग्लिश का आगे का सेक्शन। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि आखिर इंग्लिश है क्या। तो पता चला एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में भी ये दो प्रकार में से आती है, आपके रिटन और वर्बल। लैंग्वेज के बाद हमने देखा कि इंग्लिश को हम लोग कैसे जानते हैं। वहाँ कुछ क्वेश्चंस को देखा था कि हमने देखा था कि वहाँ पे हम इंग्लिश जो है वह कैसी है, एक साउंड पे डिपेंड लैंग्वेज है, जिसे हमने फोनेटिक्स के माध्यम से पढ़ा था कि फोनेटिक्स क्या होता है। तो पता चला कि ये स्टडी ऑफ साउंड है, और वो भी ऐसे वैसे साउंड नहीं जो इंग्लिश के साउंड है। और इंग्लिश के साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ही तो है, उच्चारण ही बताता है हमें कि यह हिंदी का है या इंग्लिश का है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आज देखेंगे, पढ़ेंगे क्या, सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अभी हम काइंड्स नहीं पढ़ेंगे। हम सेंटेंस को हमने पिछले क्लास में क्या बोला था, हम लोग काटेंगे, तोड़ेंगे। अगर कहीं पर एक सेंटेंस कोई भी लिखा गया है, मान लीजिए एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, लिखा जाए मोहन इज वेरी हैंडसम बॉय। आपके सामने अगर एक सेंटेंस लिखा है कि मोहन इज अ वेरी हैंडसम बॉय, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है, यह तो पूरा का पूरा एक जानकारी, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। अब अगर हम इसको तोड़े, कंप्लीट जानकारी दे दिया, ऑर्डर सही है, शब्दों का समूह है, तीनों इंफॉर्मेशन दिया, पता चला तो पता चला, सब क्या हो जाएंगे, सेंटेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनमें देखें तो एक एक शब्द पता चल रहा है, या पता चला ये मोहन है, जो इज है, अ है, वेरी है, हैंडसम है, बॉय है। हम अगर इनकी प्रकृति देखें तो प्रकृति अगर हम देखते हैं तो पता चलता है यह शब्द अपने अपने में अलग अलग नेचर के हैं। अब थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, तो मोहन शब्द आते ही तुरंत आपके मुंह से क्या निकलेगा, नाउन है। इज आते ही क्या निकलेगा, हेल्पिंग वर्ब। हालांकि यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है, तो ये मेन वर्ब आपका वर्ब सेक्शन में आ जाएगा। और आर्टिकल है, वेरी जो है वो आपका एडवर्ब है, हैंडसम जो है वो आपका एडजेक्टिव है। फिर हम बात करते हैं बॉय, बॉय भी आपका क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर ये जो शब्द है, हम इन्हीं शब्दों के बारे में अगर जान जाएं, भाई अगर हमें सेंटेंस फैमिली को जानना है और किसी फैमिली को अगर हमें पूरी तरह से जानना, मान लीजिए आपके पड़ोस में एक नई फैमिली आकर के रहने लगी, अगर आपके लिए वो तो अननोन होगी, तो आप अपने घर में क्या बोलेंगे, वह फैमिली मेरे लिए पूरी की पूरी क्या है, अननोन है, मैं उस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन अगर आपको उस फैमिली के बारे में जानना है तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं कि रात को खाने पे बुलाते हैं और सबका इंट्रो लेंगे, तो रैगिंग की टाइप हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हमें जानने के लिए, हमें उस परिवार को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक सदस्यों के बारे में जान जाएं तो हम क्या कहेंगे, पूरे के पूरे परिवार के बारे में हम जान चुके हैं। सेम वही इसी प्रकार से हमें अगर सेंटेंस जानना है तो हम सेंटेंस के एक एक सदस्य को जान जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि उस सदस्य का यूज कहाँ पे हमें करना है। यही चीज है। तो सेंटेंस को के सदस्यों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके सबसे अलग अलग शब्दों को उठा उठा के देखना पड़ेगा कि यह शब्द किसका काम कर रहा है, यह शब्द किसका काम कर रहा है। मतलब अब हम जो अगला काम करेंगे वह क्या करेंगे, सेंटेंस को तोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल ये याद रखिएगा कि हमें इंग्लिश को सीखना नहीं, इंग्लिश को पीना है। बिल्कुल एकदम आसान बनेगी इंग्लिश। आपको ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब हम तोड़ने चल रहे हैं किसको, सेंटेंस को। तो पार्ट्स करेंगे, पार्ट्स का मतलब भाग, उसका टूटा हुआ अंग। तो आप बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना बॉडी पार्ट्स है इसका, बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या है, उसके शरीर का अंग। तो वैसे ही हमने क्या किया, सेंटेंस को तोड़ा, पार्ट्स किया किसके, सेंटेंस के। और दोस्तों इसी सेंटेंस को एक और शब्द से जानते हैं जिसे हम कहते हैं स्पीच। तो याद रखिएगा सेंटेंस या स्पीच, स्पीच का अर्थ आपने पढ़ा होगा क्या, कथन। बिल्कुल। अच्छा कथन होते क्या है, कथन का मतलब किसी के द्वारा बोला गया एक वाक्य ही होता है। इसका मतलब सेंटेंस, स्पीच भी क्या होता है, एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है। सेम वही चीज कहते हैं, सेंटेंस कहिए या स्पीच कहिए, दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर होते हैं। मतलब अब हम तोड़ने का काम करेंगे किसको, पार्ट्स, सॉरी सेंटेंस को करेंगे। सेंटेंस को तोड़ते हैं या स्पीच को तोड़ते हैं, देखिए क्या क्या निकलते हैं। तो हमें कुल 8 प्रकार के शब्द मिलते हैं इस सेंटेंस को तोड़ने पर। कौन कौन से शब्द हैं, पहला शब्द है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, वह क्या है, नाउन। तो आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेंगे इस सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस को हमने तोड़ा, कितने भाग मिले, 8 भाग मिले। सबसे पहला भाग जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, नाउन। नाउन कहेगा कि भाई कौन हो नाउन, तो नाउन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नाउन इज क्या है,
दुनिया में, याद रखिएगा, नाउन की अगर हम परिभाषा देने चाहें तो हम एक बहुत ही छोटे से शब्द में इसको कह सकते हैं कि नाउन इज नथिंग बट नेमिंग वर्ड्स। मतलब कि दुनिया में जितने नाम वाले शब्द हैं उन नाम वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। अब नाम वाले शब्द का मतलब चाहे जिसका नाम हो, नाम का मतलब किसी का प्रतीक। हमने राम को बुलाया तो श्याम नहीं बोलेगा, सीधे कौन बोलेगा? राम बोलेगा। तो जब भी हम बात करें, हमने लड़के को बुलाया, कहा गया इस क्लास में या आपके सामने बैठे जितने भी लोग हों, हम बोले कि क्लास में लड़के खड़े हो जाए, तो क्लास जो है दो वर्गों में विभाजित हो गया, लड़के में और लड़कियों में। लड़कियों को बैठे रहना है और लड़कों को क्या हो जाना है? खड़े हो जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस भी शब्द से शब्द को बोलें और उस शब्द से किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह या किसी एक समुदाय का बोध होने लगे, उसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। मतलब कि एड्रेसिंग के लिए, हमें किसी को संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं मुख्यतः वही क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो नाउन का मतलब हो गया किसी का नाम, किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द, वही शब्द क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो नाउन दुनिया में चाहे जिसका नाम हो, आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबका नाम, आपके ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपस्थित हैं उनका नाम, जितने तारे हैं उनका नाम, मेरा नाम, शर्ट जो पहनते हैं उस शर्ट की ब्रांड का नाम, जिसका भी नाम है, जिसको भी आपको बोलने पर एक नया इमेज बनने लगे, उस वस्तु का इमेज बनने लगे, उस व्यक्ति का इमेज बनने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ, तीन चीज़ों के नाम मुख्यतः आप पढ़ते हैं, कौन कौन से? कहते हैं नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ थिंग्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पढ़ तो लेते हैं, थोड़ा सा एलेबोरेशन की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कौन से किस चीज़ में रखा जाता है। ये जो लास्ट की चीज़ है ना, थिंग्स, थिंग्स को हम मुख्यतः दो भागों में बांट देते हैं। थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो हमें दिखाई दे, मतलब मेटलिस्टिक होगा, मतलब जो आपका पदार्थिक होगा, मतलब जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, आप छू करके महसूस करते हो उनको, और एक ऐसे थिंग्स जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हो। तो उस तरह के थिंग्स या दो प्रकार के थिंग्स होते हैं। बाकी आपका पर्सन, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, इन सारी चीज़ों के नाम को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो इतना शब्द याद करने से बेहतर है हम दो शब्द याद रखें, नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन की। प्रोनाउन की चर्चा करें तो प्रोनाउन है क्या? तो कहेगा नाउन, जैसे मान लिया गया कि नाउन की हम लोग बात करते हैं, नाउन ने कहा कि भाई मैं तो नाम हूँ, लेकिन अगर उस नाम के उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताना हो, जैसे मोहन की बात करें, मोहन के बारे में कोई कहानी बतानी हो तो क्या कहेंगे? मोहन सवेरे 7 बजे उठता है, मोहन नाश्ता करता है, मोहन ऑफिस जाता है, मोहन घर आता है, मोहन खाना खाता है, मोहन सो जाता है, मोहन टीवी देखता है। तो ये बार बार शब्द जो मोहन आएगा, एक ही आपको कहानी में 50 बार अगर मोहन लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे बार बार मोहन शब्द कहने से। मतलब रेपिटेशन हो रहा है, और इसी रेपिटेशन को खत्म करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, किसके रेपिटेशन को? नाउन शब्द का हुआ ना, तो नाउन की रेपिटेशन को खत्म करने के लिए हमने कुछ नए शब्दों को इंट्रोड्यूस कराया, नए शब्दों को उसके अंदर लगाया। उन्हीं नए शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मतलब प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग एजेंट है, बिल्कुल यही है, विस्थापक का काम करता है, विस्थापित करता है। किसको विस्थापित करेगा? नाउन को। किसको? नेमिंग वर्ड्स को। तो जैसे ही प्रोनाउन ने नेमिंग वर्ड्स को विस्थापित किया, इसको हम लोग बोल क्या देते हैं? प्रोनाउन। मतलब यह काम क्या करता है? रिप्लेस का काम करता है। और किसको रिप्लेस करेगा? किसी नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा। अच्छा, नाउन को रिप्लेस करेगा तो काम किसकी तरह से करेगा? कुछ इसी प्रकार का माहौल बनेगा। अगर मान लीजिए कि आपके भाई या बहन में से कोई आप कहीं चला जाए, मान लिया गया कि वो अपने मामा के यहाँ चला गया, और आपके पिताजी ने कहा कि अब जो है आप अपने भाई का काम है, अपने भाई के जगह पर रह करके काम करेंगे। तो इसका क्या आशय है? क्या सिर्फ आप उसकी पॉकेट मनी उठा के खर्च करेंगे? नहीं, आपको उसके जैसा क्या करना पड़ेगा? काम भी करना पड़ेगा। इसका मतलब जो जिसके जगह पे रखा जाता है वो उसी की तरह क्या करता है? काम करता है। तो प्रोनाउन को हम किसके जगह पे रख रहे हैं? नाउन के जगह पे रख रहे हैं। इसका मतलब प्रोनाउन जो जिस नाउन को हटाएगा उसी नाउन की तरह यह क्या करेगा? काम भी करेगा। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अगला पढ़ते हैं एडजेक्टिव। अब अगर नाउन और प्रोनाउन आ गए तो जाहिर सी बात है इनके बारे में बताने वाला भी कुछ आएगा। जैसे कहा जाए कि राम एक बुद्धिमान लड़का है, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन एक हैंडसम लड़का है। इसका मतलब कहा जाए कि यह जो आपका मार्कर है वह कैसा है? ब्लू कलर का है। इसका मतलब ब्लू कलर इस मार्कर की क्या है? क्वालिटी है।
आपका जो हैंडसम शब्द है वो किसकी क्वालिटी है? मोहन मतलब उस लड़के की क्या है? क्वालिटी है, मतलब किसी के बारे में कुछ भी बताने वाला। याद रखिएगा, सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं। कहा जाए कि कंस एक बुरा आदमी था, तो इसका मतलब क्या हो गया? कंस की बुराई वो भी उसकी क्वालिटी ही कहलाएगी। तो याद रखिएगा कि किसी के गुण, अवगुण, रूप, रंग, आकार, संख्या, मात्रा, किसी भी शब्द को बताने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन वो किसके बारे में बता रहे होंगे? या तो नाउन के बारे में बता रहा होगा। अच्छा, नाउन को बारे में बता रहा होगा तो जाहिर सी बात है नाउन को हटाने वाला कौन है? प्रोनाउन। और उसी की तरह ये काम भी कर रहा है। इसका मतलब एडजेक्टिव जो होगा वह नाउन के साथ साथ किसके बारे में बताएगा? प्रोनाउन के बारे में बताएगा। इसीलिए एडजेक्टिव को कहते हैं कि यह क्वालिफाई करता है। दोस्तों, क्वालिफाई अ नाउन, किसी नाउन को या फिर किसको? प्रोनाउन को। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब क्वालिफाई शब्द आया हुआ है, इस क्वालिफाई शब्द को हम लोग देखते हैं। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बताना, कोई इंफॉर्मेशन देना, वही क्या कहलाता है? क्वालिफाई करना कहलाता है। आपके पास भी एक चीज होगी, जी हाँ, क्वालिफिकेशन डिग्री। क्वालिफिकेशन डिग्री का मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्वालिफिकेशन डिग्री का मतलब क्या है कि क्वालिफिकेशन आपको बताता है एसेंशियल। आपने कोई फॉर्म भरा तो पता चलता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब जरूरी जो आपका प्रमाण पत्र है वो कितना होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब है वह डिग्री, वह कागज का जो एक टुकड़ा है वह बताता है कि आप के अंदर किस लेवल, किस स्तर तक की जानकारी भरी हुई है। मतलब आप स्नातक स्तर की जानकारी है या आपके पास 12th लेवल की जानकारी है, इसी लेवल की जानकारी को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका क्वालिफिकेशन का। तो याद रखिएगा, वह भी आपके बारे में कुछ ना कुछ क्या कर रही है? बता रही है। वैसे यहाँ भी क्वालिफाई कर रहा है। कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, मतलब नाउन प्रोनाउन के बारे में मुंह खोलने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तीनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मोहन इज वेरी हैंडसम बॉय, तो मोहन आपका नाउन है क्योंकि यह नाम है, लेकिन इसी मोहन के जगह पे अगर हमने लगा दिया ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोहन के शब्द पर आया है, नाउन के जगह पर आया है, तो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। और यहाँ हैंडसम जो है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा कि हम जब बात करेंगे नाउन को रिप्लेस करने की तो वहाँ कौन आएगा? प्रोनाउन आएगा। नाउन के बारे में बताने की तो वहाँ कौन आएगा? एडजेक्टिव आएगा। और नाउन के साथ साथ प्रोनाउन के बारे में बताने की तो उसे भी क्या कहेंगे हम लोग? एडजेक्टिव कहेंगे। तो एडजेक्टिव मुख्यतः आपका क्वालिफाइंग एजेंट है, वो अभी किसका? नाउन और प्रोनाउन का। दोस्तों, इसी के साथ पढ़ते हैं अगला वर्ब। वर्ब की बात करें तो वर्ब है क्या? वर्ब का मतलब होता है कि कोई ऐसा शब्द के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा क्या? सेंटेंस किससे मिलकर के बना है? पिछली क्लास में बताया था कि सेंटेंस शब्दों से मिलकर के बना है। इसका मतलब हम जो भी यहाँ पढ़ेंगे वह किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस समय। नाउन वर्ड को जाना, प्रोनाउन वर्ड को जाना, एडजेक्टिव वर्ड को जाना, वर्ब वर्ड को जानते हैं। वर्ब जो होता है वो करता क्या है? तो याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ काम करेगा और काम को दिखाने के लिए भी हमें कुछ शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो वही काम का मतलब क्या हो गया? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या? एक्शन मूवी देखा होगा, हाथ पैर चलाना पड़ता है ना उसमें, तो वह भी काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्शन डिनोट करने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? हम लोग वर्ब कहते हैं। तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स को ही क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। ऐसे शब्द जो एक्शन को बताने का काम करते हैं, एक्शन को डिनोट करने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अगला आते हैं, पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की बात करें तो अभी हमें एडवर्ब जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड्स है, प्रोनाउन इसी नाउन को रिप्लेस करने वाला है, एडजेक्टिव जो इसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने वाला है, वर्ब का मतलब हो गया कि एक्शन, क्रिया को बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब की बात कर लेते हैं। एडवर्ब दोस्तों क्या है? तो मुख्यतः लोग इसका हिंदी से तुलना करने लगते हैं कि हिंदी में एडवर्ब को क्रिया विशेषण, वैसे क्रिया विशेषण। एक बात याद रखिएगा कि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। अगर मिला के पढ़ेंगे तो सिर्फ कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश को हमें अलग तरीके से पढ़ना है और हिंदी को हमें एक अलग तरीके से पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि क्रिया विशेषण नहीं होता एडवर्ब का अर्थ।
रीजन क्या है? अच्छा, क्रिया विशेषण हम अगर पूछें आपसे तो किसके बारे में बताता है? तो बताएंगे, तुरंत बोलेंगे हाँ क्रिया के बारे में बताता है। क्लियर होगा? तो क्रिया के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में कौन बताता है? विशेषण के बारे में बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यह क्लियर हुआ? इसका मतलब क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया के बारे में बताता है और विशेषण के बारे में विशेष्य शब्द बताता है। सॉरी, विशेषण जो होता है वो विशेष्य के बारे में बताता है। इसका मतलब तो ये याद रखिएगा कि हम हिंदी में पढ़ते हैं क्या? क्रिया के बारे में बताने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और अगर पूछ ले विशेषण के बारे में बताने वाले शब्दों को, तो विशेषण के बारे में बताने वाले शब्दों को हम लोग एक नए शब्द से जानते हैं, प्रविशेषण जानते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि क्रिया के बारे में और आपके विशेषण के बारे में, दोनों के बारे में बताने वाले दो अलग अलग शब्द होते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब बोला। क्रिया को, विशेषण को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जो समतुल्य वर्ड है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। और तीसरा आप याद रखिएगा एडवर्ब। यह तीनों के बारे में बताने का काम करता है कौन? कौन करता है? एडवर्ब करता है। मतलब कि क्वालिफाई करेगा यह किसको किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा रहा हूं एक बार और। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई का अर्थ मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। क्वालिफाई का अर्थ होता है किसी के बारे में कुछ भी बताना। तो यह किसके बारे में बताएगा? यह बताएगा किसी वर्ब के बारे में, या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में, या फिर किसी एडवर्ब के बारे में। यह बताने का काम करेगा कौन? एडवर्ब। मतलब एडवर्ब तीन चीजों के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और जी हाँ खुद अपनी तारीफ यह स्वयं करता है। कौन? एडवर्ब। फिर आप देखिएगा, मतलब इसने किसके किसके बारे में बताया? इसने बताया आपके एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, और खुद अपने आप के बारे में। अगर यहां पे देखें तो क्रिया के बारे में क्रिया विशेषण बता रहा था और विशेषण के बारे में प्रविशेषण। यह हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, यह जो लिखा हुआ है यह पूरा का पूरा हिंदी सेक्शन है। तो इसका मतलब हिंदी में विशेषण और क्रिया के बारे में बताने वाले दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इंग्लिश में वह एक ही शब्द है। तो क्या आप एडवर्ब को सिर्फ क्रिया विशेषण कर पाएंगे, जबकि यह प्रविशेषण की भी क्वालिटी को अपने पास रख रहा है? तो इसीलिए बोला है कि इंग्लिश को हिंदी में मर्ज करके कभी मत पढ़िएगा। मतलब यह जो आप क्रिया विशेषण और क्रिया और प्रविशेषण पढ़ेंगे, यह सब आप हिंदी में पढ़िएगा। इंग्लिश में इसको एडवर्ब के नाम से ही जानिएगा, और इंग्लिश में इसको जानिएगा कि एडवर्ब किसके किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। आइए समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे यह बताता है। आइए देखते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए, हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। लिखा है रवि ईट्स स्लोली, मतलब रवि खाता है। कैसे खाता है? धीरे खाता है। अच्छा देखिए, आप देखा है आपने, रवि क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, और जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ईट्स क्या है? ईट्स का मतलब हो गया खाने वाली चीजों के बारे में बता रहा है, मतलब खाने की क्रिया को दिखा रहा है। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। आते हैं स्लोली के बारे में, जानते हैं स्लोली जिसका काम कर रहा होगा। अगर वह नाउन के बारे में बता रहा होगा तो नाउन के बारे में बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अगर वह वर्ब के बारे में बता रहा होगा तो वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। देख लेते हैं वो किसका काम कर रहा है। देखिए स्लोली की बात करते हैं।
तो ये बताइएगा इस सेंटेंस को हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट किया जाए तो याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होगा, रवि खाता है कैसे, धीरे। तो रवि धीरे है या उसके खाने की क्रिया धीरे है, तो पता चलता है खाने की क्रिया धीरे है। इसका मतलब स्लोली जो है वो रवि के लिए ना आकर के किससे ज्यादा क्लोज है, किससे ज्यादा नजदीक है, ईट्स से ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोली ने किसके बारे में बताया, ईट्स के बारे में बताया। मतलब स्लोली ने किसके बारे में बता दिया, वर्ब के बारे में बता दिया। और वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। इसका मतलब स्लोली यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। नीचे वाले सेंटेंस में आते हैं, लिखा है मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। अगर मान लीजिए अगर आप वेरी को हटा दीजिए, वेरी को हटाएंगे तो पहले क्या लिखेगा, मोहन इज अ गुड बॉय। अब आगे इन सारे सेंटेंस में इनको अलग अलग शब्दों को हम लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दे देते हैं। मोहन शब्द जो है वह किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इज आपका वर्ब का सेक्शन है और जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल को आगे देखेंगे क्या होता है। हम गुड की बात करते हैं, गुड की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। बॉय किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो यहाँ पे देखिएगा यह गुड है, बॉय के बारे में बताया इसलिए एडजेक्टिव बन गया, नाउन के बारे में बताया एडजेक्टिव बन गया। अब आते हैं वेरी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वेरी को इंट्रोड्यूस कराते ही हमें वेरी के बारे में पता लगाना है कि वेरी किसका काम कर रहा है। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं इसका हिंदी में फिर से ट्रांसलेशन करते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो लड़का अच्छा है, लड़के का मतलब नाउन, और अच्छा है इसका मतलब नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव बन गया। लेकिन कहा जब मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत क्या है, बहुत लड़का है या बहुत मोहन है या बहुत अच्छा है, तो पता चलता है बहुत अच्छा है। इसका मतलब बहुत शब्द जो है वो अच्छा के ज्यादा क्लोज बैठ रहा है। इसका मतलब जैसे ही अच्छा के बारे में बताया, गुड के बारे में बताते ही ये एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, और एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, रोहन राइट्स वेरी वेल। तीसरा एग्जाम्पल, रोहन क्या है, नाउन है, राइट्स क्या है, वर्ब है, वेल क्या है, यही थोड़ा जानना है। वेल और वेरी के बारे में लोग जान लेते हैं। तो अगर वेरी ना रहे तो क्या हो जाएगा, रोहन राइट्स वेल। वेल का मतलब अच्छा। अच्छा, अच्छा क्या है, रोहन अच्छा है या लिखता अच्छा है। अगर वेरी को हटा दिया जाए तो क्या लिखेगा, रोहन राइट्स वेल, रोहन अच्छा लिखता है। मतलब रोहन नहीं अच्छा है, रोहन अच्छा है नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि रोहन अच्छा लिखता है। मतलब जो लिख रहा है उसका काम कैसा है, अच्छा है। मतलब वेल किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब वेल जो है वो किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। वेरी शब्द को अब इंट्रोड्यूस कराते हैं। वेरी शब्द आ गया, अब वेरी का मतलब क्या हो गया, तो हो जाएगा कि रोहन राइट्स वेरी वेल। मतलब रोहन बहुत अच्छा लिखता है। मतलब वेरी का मतलब बहुत, तो रोहन बहुत है या लिखता बहुत है या अच्छा बहुत है, तो पता चल रहा है कि रोहन बहुत लिखता नहीं है, बहुत अच्छा लिखता है। इसका मतलब वेरी शब्द जो है वो वेल के बारे में बता रहा है। मतलब वेरी शब्द जो है वो एडवर्ब के बारे में बता रहा है। और एडवर्ब के बारे में भी बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जी हाँ, अपनी तारीफ यह खुद करता है, अपने मुंह खुद मियां मिट्ठू बनता है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि एडवर्ब वर्ब के बारे में बताने वाला, एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला और खुद एडवर्ब के बारे में बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा। आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भी चीज़ दिक्कत करती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके हम तक पहुंचा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन है क्या, प्रीपोजिशन जो है वह आपका दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द। प्रीपोजिशन आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसे हम लोग कहते हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान लेना। मतलब पहले स्थान लेता है, तो जाहिर सी बात है ये पहले स्थान लेगा तो किसी के पहले आएगा। जो किसके पहले आएगा यही पता लगाते हैं तो पता चलता है कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। मतलब यह नाउन या प्रोनाउन के पहले अपना स्थान लेता है। कौन, प्रीपोजिशन। अब स्थान लेगा तो काम किसका करेगा, यही थोड़ा सा हमें जानना है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी, कि प्रीपोजिशन का काम क्या है। तो प्रीपोजिशन जो है वह नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, पहले स्थान लेता है। अब काम कर देखते हैं, इसका काम किस तरह से है। प्रीपोजिशन कहता है कि मैं संबंध बताऊंगा।
अब संबंध बताने के लिए हमारे पास कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। 2 लोगों में पहला तो वो इसके पास मौजूद है, इसी का संबंध वो बताता है, जो दूसरा होगा उसी के बारे में जानकारी लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, प्रीपोजिशन कहते किसको है? प्रीपोजिशन कहता है कि मैं अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताऊंगा, और संबंध बताने के लिए दूसरा जो व्यक्ति होगा या दूसरा जो शब्द होगा वह मेरे ही सेंटेंस में यूज किया गया कोई अलग वर्ड होगा। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया कि कविता is writing a poem for him। लिखा गया कविता इज राइटिंग अ पोएम फॉर हिम। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कविता लिख रही है, क्या लिख रही है? पोएम। किसके लिए? उसके लिए। थोड़ा सा दिमाग में हर शब्द को यहाँ पे पढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कविता शब्द, तो ये पता चला क्या है? नाउन है। इज राइटिंग, ये दोनों के दोनों वर्ब के सेक्शन है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब है। जो है वो आपका आर्टिकल है। पोएम जो है वह क्या है? तो पता चला पोएम जो है वो आपका नाउन है, कि पोएम लिखा है। अब यहाँ पे फॉर है और हिम है, इन 2 शब्दों की बात करते हैं, ठीक है। या फॉर के बाद हिम लगा करके हटा करके आप कोई नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, कि जैसे नाम दे दिया गया फॉर दर्श, ठीक। दर्श की बात करते हैं। लिखा कविता इज राइटिंग अ पोएम फॉर दर्श। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हर शब्द को आपने देख लिया, इसके बारे में नहीं पता चला। दर्श, दर्श पता चला किसी का नाम है, तो जैसे ही नाम है तुरंत कहेगा अगर नाम हो तो तुम क्या बनोगे? नाउन बनोगे। याद रखिएगा, नाम किसी ने कहा कि मैं नाम हूं तो कहेगा तुम कुछ और नहीं, तब क्या हो? नाउन हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो कविता इज राइटिंग अ पोएम फॉर दर्श। हर शब्द को जान लिया, यही 2 शब्द नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, किसी शब्द के बाद नाउन आया हुआ है और 2 शब्द हैं, तो हमें दोनों के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं काम किसका कर रहा है। कर कविता लिख रही है एक पोएम और पता चल रहा है किसके लिए? दर्श के लिए। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो बता रहा है कि दर्श के लिए पोएम लिखा जा रहा है? तो पता चला कि फॉर ही ऐसा है जो बता रहा है कि दर्श के लिए ही पोएम लिखा जा रहा है। मतलब इस फॉर ने बताया इस दर्श का रिलेशन किससे? इस पोएम से, कि यह पोएम जो है वो किसके लिए है? दर्श के लिए है। मतलब इस पोएम का संबंध किससे है? दर्श से है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका फॉर है वो किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब हो गया यह संबंध बता रहा है, अपने बाद आने वाले नाउन का संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से। तो जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ नाउन से ही संबंध बताए। आइए देख लेते हैं दूसरे एग्जांपल में। जैसे कहा जाए कि श्याम was playing in the field। अब आइए देखते हैं। लिखा है श्याम was playing in the field। फिर हर शब्द को पहचान देते चलते हैं। हर शब्द को पहचान देंगे तो पता चलेगा श्याम क्या है? श्याम आपको पता चला नाउन है। वाज प्लेइंग क्या है? तो पता चला ये वर्ब है। अब यही चीज फंसता है कि इन क्या है? द तो आर्टिकल, फील्ड की बात करें तो नाउन है। इनके बारे में जानते हैं, सोचते हैं, देखते हैं क्या है। पता चला श्याम वाज प्लेइंग इन द फील्ड। अर्थ देखते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं हिंदी क्या होगा। श्याम खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था? पता चला फील्ड। कौन सा ऐसा शब्द है जो बता रहा है कि फील्ड के बाहर नहीं, फील्ड में खेला जा रहा था? तो पता चला इन ने बताया कि फील्ड में खेला जा रहा था। मतलब इस नाउन का संबंध किससे है? खेलने से है। और इस नाउन के संबंध को खेलने से किसने जोड़ा है? इन ने जोड़ा है। इसका मतलब कि यह किसका काम करेगा? प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि इसने अपने बाद वाले नाउन का संबंध अपने पहले सेंटेंस में पहले यूज किए गए किसी शब्द से बताया। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं इसकी डेफिनेशन, कि याद रखिएगा प्रीपोजिशन का अर्थ होता है, पहले तो यह इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से बताता है। इसका मतलब कि अगर हम देखें कि प्रीपोजिशन है क्या, तो पता चलता है प्रीपोजिशन और कुछ नहीं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। ये तो हो गया प्रीपोजिशन। कंजंक्शन की बात करते हैं।
कंजंक्शन शब्द जो है यहाँ पे देखिएगा एक शब्द आया हुआ है जंक्शन। जंक्शन का मतलब समझते हैं। जंक्शन का मतलब है क्या, जैसे कि आपने सुना होगा कि रेलवे जंक्शन, गोरखपुर रेलवे जंक्शन, ठीक। तो जब रेलवे जंक्शन की हम लोग बात करते हैं तो रेलवे जंक्शन है क्या? रेलवे जंक्शन का मतलब अगर आपने कह दिया कि रेलवे जंक्शन क्या है तो पता चला, अगर आपने बोला कि यह ट्रेन को जोड़ता है तो याद रखिएगा ट्रेन को जोड़ने का काम कंपनियां करती हैं, फैक्ट्रीज में होता है। या ये बता दीजिए कि अगर आप बोलते हैं कि यह ट्रेन के मिलने का स्थान है तो याद रखिएगा ट्रेन के मिलने के स्थान को एक्सीडेंट कहा जाता है, एक्सीडेंट प्लेस कहा जाता है, उसका अर्थ कभी जंक्शन नहीं होता। जंक्शन का मतलब होता है कि दो से अधिक रूट की ट्रेनों को जोड़ने का जो काम करेगा, मतलब रूट को जोड़ने का जो काम करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेलवे जंक्शन। मतलब जंक्शन कुछ जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो वैसे ही यह भी एक कंजंक्शन भी कुछ जोड़ेगा, और जोड़ेगा किसको? यह मुख्यतः सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है यही चीज हम देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कंजंक्शन के बारे में। जोड़ने का काम करता है, जैसे कहा जाए कि रवि एंड माया आर गुड फ्रेंड, ठीक। अब कहा गया रवि एंड माया आर गुड फ्रेंड्स, मतलब यहां पे दोस्त तो हैं, तो दोस्त कौन कौन है? रवि है और माया है। यहां जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। सेम इसी प्रकार से कहा जाए कि आई एम वाचिंग क्रिकेट एंड ईटिंग पॉपकॉर्न, ठीक। तो कहा गया आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट एंड ईटिंग पॉपकॉर्न की बात की गई। तो इसका मतलब हो गया कि मैं देख रहा हूं क्या? क्रिकेट, और खा रहा हूं क्या? पॉपकॉर्न। मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस, दो आपके सब्जेक्ट को जोड़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्रिकेट और खा रहा हूँ क्या? पॉपकॉर्न। यहाँ पे दो वर्ब को जोड़ा गया है। दोस्तों दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो हमें तो, अगर आप कंजंक्शन की परिभाषा कहीं पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये दिखेगा, या दो शब्दों को, दो अक्षर को, दो वाक्यों को, दो क्लास को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। लेकिन याद रखिएगा कंजंक्शन जहां यूज किया जाएगा वहां हमेशा मुख्यतः दो सेंटेंस ही जोड़े जाएंगे। जैसे यहां आपको दिख रहा होगा दो शब्दों को जोड़ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ दो शब्द हैं? दो वाक्य हैं जिनको मिला करके एक किया गया है। अगर आप इसको तोड़ने का काम करेंगे तो क्या निकलेगा? रवि एंड क्या आपका रवि एक व्यक्ति है और दूसरा कौन है? माया है, जो दोनों मिल करके क्या काम कर रहे हैं? दोस्त होने का। और यह जो दोस्त है वह यहाँ पे रवि और माया है। मतलब यहाँ रवि और माया के बीच में फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप ना तो सिर्फ अकेले रवि के लिए है ना ही माया के लिए है, दोनों को मिला करके कंबाइन करके यहाँ पे काम दिया गया है। सेम वैसे आई एम वॉचिंग क्रिकेट एंड ईटिंग पॉपकॉर्न, यहाँ पे दो वर्ब अलग अलग थे, इन दोनों को क्या किया गया है? जोड़ने का काम किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिए कंजंक्शन हमेशा जो काम करता है वह जोड़ने का ही काम करता है। और इसी वजह से कंजंक्शन को हम लोग जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। जी हाँ, कनेक्टिंग वर्ड्स, शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। रिलेशन बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स मतलब प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला जो पढ़ते हैं वह आपका क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन है क्या? इंटरजेक्शन कुछ ऐसे है कि मान लिया गया कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए आपको अभी फ़ोन आ जाए, आपके मोबाइल में घंटी बजे, आपने उठाया और कहा सर आपकी नौकरी लग गई है, तनख्वाह आपकी 1 लाख रुपए प्रतिमाह है। आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, वहीं खुशी के मारे एकदम पागल हो जाएंगे। चिल्लाते समय आप कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, जी हाँ, लेकिन क्या आपने पहले से यह सोच के रखा था कि हमें भी फ़ोन आएगा और यह काम हम करेंगे, हम चिल्लाएंगे, हंसेंगे? जी नहीं, मतलब यह प्री प्लान्ड नहीं था, कुछ अचानक हुआ है और अचानक आपके फीलिंग्स बढ़ गई और आप चिल्लाने का काम करना शुरू कर दिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी किया जाएगा इंटरजेक्शन। जेक्शन में कुछ चीज आता है, JECT, जेक्ट। जेक्ट का मतलब होता है निकालना। जेक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना, JECT। इस जेक्ट का मतलब होता है, एक ई आगे लगा दिया जाए, इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब होता है कुछ बाहर निकालना। सेम यही काम यहाँ भी किया जाएगा। जैसे इंजेक्शन,
इंजेक्शन में भी JECT आता है। इंजेक्शन भी क्या करता है, अपने अंदर के मेडिसिन को वह क्या निकलता है, पुश किया जाता है तो वह बाहर निकालता है। यही हाल यहाँ भी है, इंटरजेक्शन, अंदर की चीज का बाहर निकलना। अभी आपने देखा कि आपकी नौकरी लगते ही आप क्या करना शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू कर दिए। सेम इसी प्रकार से चिल्लाए क्यों, क्योंकि आपके अंदर की फीलिंग थी वह निकल करके कहाँ आ गई, बाहर आ गई। और जैसे ही निकल करके बाहर आई तो वह कुछ शब्दों का रूप ले ली। उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। लेकिन यह ध्यान रहे, यह कभी प्री प्लानिंग नहीं होता, यह हमेशा जो भी होगा सडन होगा। मतलब कि सडन जो फील आया है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों यह याद रखिएगा, यह आपके थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनका ब्रीफ इन्फो, एक हल्की सी जानकारी फिर से देख लेते हैं। हमने सेंटेंस को तोड़ा काटा तो उसमें से कुछ शब्द निकले। उन शब्दों का जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो हमें पता चला कि कुछ शब्द हैं जो नाम बताते हैं। नाम बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन इज नथिंग बट नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन देखा तो नाउन को हटा करके कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। इन नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने वाला कोई शब्द आ जाए तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे। और अगर हम उस नाउन की क्रिया को हम दिखा रहे हैं, कौन सा काम वो कर रहा है, तो उस काम को बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स को। फिर बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब कहेगा कि मैं 3 लोगों के बारे में बताऊंगा, वर्ब के बारे में बताऊंगा, एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा, एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। फिर हमने देखा कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहता है कि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल, पूरे इंग्लिश का मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, खासकर यूपी टेट सीटेट वालों के लिए, वो है आपका प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन। बस इतना याद रखिएगा, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन। आगे हम चर्चा करते रहेंगे, हर क्लास में इसकी चर्चा होगी। आप याद रखिएगा, हर सेक्शन में नाउन से लेकर के और वर्ब वगैरह सब कुछ में आपको इस चीज़ का यूज पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन जो है अपने बाद क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन। काम क्या करता है, उस नाउन प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है सेंटेंस में, तो वही काम करता है रिलेटिंग वर्ड्स का। कंजंक्शन देखा हमने, 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, जो कनेक्ट करने के लिए हम लोग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन ने कहा कि मैं अचानक आई हुई फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड हूँ, वही क्या कहलाएगा, आपका इंटरजेक्शन कहलाएगा। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हमने साउंड सेंटेंस के पार्ट्स किए हैं, अब हम सेंटेंस को कुछ और तरीके से विभाजित करेंगे, सेंटेंस के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।